चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना अपना साउंड बंद रखिएगा। अब देखिए हम लोग ना अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं और वो है गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन। हमने पिछली क्लास में ना इनफाइनाइट वायर से फील्ड निकालना सीख लिया था और फिर मैंने आप लोगों को यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट से भी फील्ड निकालना सिखा दिया था कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट हो तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आखिर कैसे निकालते हैं। आपको मैं कल वाली बात अगर याद दिलाऊं तो आप लोगों को ये चीज याद होगी कि मैंने कहा था मान लीजिए अगर आपके पास ये एक इनफाइनाइट शीट है, प्लेन शीट है, थिन यानी कि पतली शीट है, और ये जो थिन शीट है, पतली सी जो शीट है, इस शीट के ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज है या कोई सा भी नेगेटिव चार्ज, कैसा भी ले लीजिए। यहाँ पे ये चार्ज है, तो इस चार्ज शीट से अगर आपको कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था और वो आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट थिन शीट। ये फॉर्मूला हमने कल की क्लास में पढ़ा था और इस फॉर्मूले की सबसे अहम और सबसे जरूरी बात ये थी कि ये जो फॉर्मूला है ना वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रेज़ टू द पावर 0। किसी की भी पावर 0 जो होती है वो कितनी होती है, 1। इसका मतलब है ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, इट मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो ये चीज हमने कल डिस्कस कर ली थी, इसके बारे में हमें पता भी चल गया था। मैंने आपसे कहा था कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड लाइन कहाँ की तरफ निकलेंगी, बाहर की तरफ, और अगर ये चार्ज पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव होता तो फील्ड लाइन जाती टुवर्ड्स द शीट यानी कि अंदर की तरफ, यानी कि शीट के तरफ बनती ये वाली फील्ड। ये वो बात थी जो मैं पिछले क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका था। इससे रिलेटेड एक छोटी सी बात मुझे ये बतानी है कि ना ये इनफाइनाइट शीट का क्या चक्कर है। इनफाइनाइट शीट मींस क्या सचमुच में बहुत बड़ी इनफाइनाइट शीट होती है? एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी इनफाइनाइट शीट भी सही हो सकती है, हो भी सकता है वो भी हो, लेकिन इसका ना जो प्रैक्टिकल मीनिंग है वो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि हम किसी चीज को इनफाइनाइट कब बोलेंगे, कि क्या कहेंगे कि ये कब बहुत बड़ी है। कोई भी चीज आप इनफाइनाइट में किसी के कंपैरिजन में बोल सकते हो। किसी के कंपैरिजन में बोलने का मतलब ये हुआ कि सपोज कर लीजिए अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं और मेरी हाइट ना 5 फुट है और 5 फुट मेरी हाइट है और मेरे कमरे की दीवार की जो हाइट है वो 10 फुट है, तो मैं बोलूंगा यार कमरे की दीवार जो है ना वो मुझसे ज्यादा ऊंची है, मुझसे ज्यादा बड़ी है, लेकिन मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर से लेकर के एटमॉस्फेयर की जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेयर है उसके साइज के कंपैरिजन में, उसकी हाइट के कंपैरिजन में मैं खुद की हाइट को कंपेयर करूं तो मेरे लिए ना वो वाली हाइट बहुत ज्यादा बड़ी है, मैं उससे चाहूं तो इनफाइनाइट हाइट ले सकता हूं अपनी कैलकुलेशन के लिए। इसी तरीके से कि अगर मान लो आपके पास ये एक इनफाइनाइट शीट है और आप इस शीट से कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है, R, और आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो अगर आपका ये जो डिस्टेंस है R, इसके कंपैरिजन में शीट का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, या फिर यूं बोलिए शीट के साइज के कंपैरिजन में ये R डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो इस केस में ना आप इस शीट को क्या बोल सकते हो, इनफाइनाइट शीट, या ये कहा जा सकता है कि ये शीट बहुत बड़ी है और इस केस में आप लोग इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को बिना किसी प्रॉब्लम के अप्लाई कर सकते हो। तो इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनफाइनाइट शब्द का मतलब ये मत समझना कि रियल में ही बहुत बड़ा या इनफाइनाइट, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस के हिसाब से। तो 12th क्लास में आपको जो भी सवाल न्यूमेरिकल से कुछ भी पूछा जाएगा उसके अंदर ना जानबूझ करके डिस्टेंस कम दिया जाएगा या ये मेंशन कर दिया जाएगा कि आप इस शीट को इनफाइनाइट मानकर चलो, और अगर नहीं मेंशन किया जाएगा तो भी हमें यही मान के चलना है कि ये जो शीट है वो इनफाइनाइट साइज की है, तब तक जब तक ये कुछ स्पेसिफाई ना करे कि शीट इनफाइनाइट नहीं है, छोटी है या बड़ी है। तो चलिए अब आपको ये बात समझ में आ गई। इसके बारे में मुझे कल ही बताना था बट कल क्लास का टाइम हो चुका था, इसलिए मैंने इस चीज को आज की क्लास में इंक्लूड कर लिया। अब अगर किताब के हिसाब से चले तो हम लोग 2 एप्लीकेशन खत्म कर चुके हैं। पहली इनफाइनाइट वायर से फील्ड निकालने वाली और दूसरी एरी इनफाइनाइट शीट से फील्ड निकालने वाली। अब हमें तीसरी एप्लीकेशन शुरू तो करनी है, लेकिन उससे पहले मैं रुकूंगा, मैं इस दूसरी एप्लीकेशन के कुछ अलग अलग तरह के केसेस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये केसेस हमारी एनसीईआरटी में यानी कि किताब में नहीं दे रखे, लेकिन इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल हमारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। मैं क्लास फिनिश होने के बाद आप लोगों को ग्रुप के अंदर ना एनसीईआरटी के कौन कौन से न्यूमेरिकल आप अब कर सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस ना
मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप उन्हें घर जाके घर पर बैठकर तसल्ली से कर लेना, क्योंकि वो सारे इतने आसान सवाल है कि आप उन्हें खुद कर सकते हैं, और जो नहीं होने वाले वो मैं आपको अपने आप ही कराऊंगा। अब सुनते जाइए सर। अब कल की क्लास में हम लोगों ने फील्ड का फॉर्मूला पढ़ लिया था, और वो जो फील्ड का फॉर्मूला था इनफाइनाइट शीट से, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। लेकिन ना ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ये था थिन शीट के लिए। अब आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं, हम एक काम करते हैं, यहां पर निकालते हैं फील्ड ड्यू टू थिक शीट। थिक का मतलब मोटी शीट, मैं यहां पर लिख देता हूं दैट इज फील्ड ड्यू टू थिक शीट ऑफ चार्ज। तो मैंने क्या किया, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। किसकी वजह से? एक शीट की वजह से। कैसी शीट जी? इनफाइनाइट शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, लेकिन अब की बार वो शीट थिन नहीं है, पतली नहीं है, वो कैसी है? थिक है, यानी कि वो अच्छी खासी मोटाई वाली शीट है। अब हमें उससे फील्ड निकालनी है। अब सवाल ये आता है कि थिन और थिक से क्या कहना चाहते हैं, इसमें फर्क क्या है? भाई बारीकी को ना जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए मैं अब इस चीज को यहाँ से रब करता हूँ, देखिए जरा मैं अभी समझाता हूँ, और अगर कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लीजिएगा। मान लीजिए ये आप लोगों के सामने आपकी एक थिक शीट है जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज दिस इज द थिक शीट। तो अगर ये शीट थिक है तो इसकी थिकनेस नजर भी तो आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसकी थिकनेस को इस तरीके से ड्रॉ करके दिखा दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये रही इसकी थिकनेस। अब आपकी ये जो शीट है ये चार्ज है। चार्ज कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज है मान लेते हैं। तो इसका मतलब इस शीट के ऊपर ना हर जगह पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज लिया हुआ है या नेगेटिवली भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, इस शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए मुझे इस थिक शीट से ना किसी आगे एक पॉइंट पी पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है कि थिक शीट से पी पॉइंट पर कितनी फील्ड बनेगी। अब मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया और अभी भी बताया कि शीट से बनने वाली फील्ड ना डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। तो मैं डिस्टेंस लिखूंगा या ना लिखूं, फॉर्मूले में डिस्टेंस है ही नहीं, तो हमें डिस्टेंस की कोई जरूरत है ही नहीं। अब यहाँ के बाद में अब हम यहाँ पर फील्ड निकालना चाहते हैं। इस फील्ड के बारे में जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। देखो देखो भाई, अगर हम थिन शीट की बात करते हैं, थिन थिन मतलब पतली शीट, तो पतली शीट के केस में ना हम लोग एक सिंगल शीट लेते हैं। लेकिन अगर थिक शीट होती है, थिक मतलब मोटी, तो उसमें कहते हैं कि उसके अंदर अगर थिक शीट ऑफ चार्ज है, तो अगर ये थिक शीट ऑफ चार्ज है तो इसमें एक इस तरफ भी चार्ज होता है और दूसरा चार्ज होता है वो शीट के इस तरफ भी होता है। मतलब इस बार यूं कह सकते हैं हम लोग कि हमने दो थिन शीट ली और आपस में ज्वाइन करके क्या बना दी? एक थिक शीट बना दी। अब इस थिक शीट के ऊपर इस सरफेस पर भी चार्जेस हैं और इस सरफेस पर भी चार्जेस हैं। इसका मतलब है दो थिन शीट मिल करके एक थिक शीट को बना सकती है। अब कई लोगों के दिमाग में एक सवाल उठना लाजमी, एक नॉर्मल सी बात है कि सर अगर आप एक थिन शीट भी लेते हो, थिन मतलब पतली शीट भी लेते हो, तो उसमें भी तो इस तरफ चार्ज होते हैं, उसमें भी तो इस तरफ भी चार्ज होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इधर से भी फील्ड निकालनी चाहिए, इधर से भी फील्ड निकालनी चाहिए। आप ये चीज थिक में तो इंक्लूड कर रहे हो मगर थिन में इंक्लूड नहीं किया, ऐसा क्यों? सुनिए ध्यान से। देखिए मान लीजिए ये आपके पास आपकी एक थिन शीट है, थिन या थिक शीट है। अब इस थिक शीट को मैं उठा करके इस तरीके से लाया और इसको ऐसे किया और इस तरीके से मोड़ दिया। अब आपको ना सिर्फ इसकी ये पतली वाली ना लाइन नजर आ रही होगी, बिल्कुल ध्यान से समझना भाई, लॉजिकल चीज है, सिर्फ ये हिस्सा नजर आ रहा है और वो हिस्सा मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, शीट का किनारे वाला हिस्सा ये रहा। अब ये किनारे वाले हिस्से में बहुत सारे एटम्स मौजूद होंगे, क्योंकि दुनिया की हर चीज किससे मिलकर के बनी है? एटम से। ये रहे एटम्स ही एटम्स मौजूद हैं और इन्हीं एटम्स के ऊपर चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये ना थिक है, थिक मतलब मोटी शीट है, इसके ऊपर वाले एटम पे भी चार्जेस है, नीचे वाले एटम पे भी चार्जेस है। मैंने मान लिया कि ये ना मेटल की शीट है और मैं एक हथौड़ा लाया और हथौड़े से इसको पीटना स्टार्ट कर दिया। अब जब मैं इसे पीटता जाऊंगा और पतला करता गया तो थिन होते होते ये वाली शीट इतनी थिन हो गई कि बस अब ना मान लेते हैं एक ही एटम की लेयर बची इसके अंदर। इससे ज्यादा अगर आपने इसको तोड़ने की कोशिश की, हथौड़े से मारा,
तो अब ये शीट फट जाएगी, टूट जाएगी। इसका मतलब अब ये एक ही एटम की लेयर बची। मैं इसे बोल सकता हूँ थिन शीट और इसे बोलूंगा थिक शीट। आप बोलोगे सर इन्हीं एटम्स के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऊपर से शीट को टच करूंगा तो जिन एटम को मैं छू रहा हूं ना, नीचे से छूने पर भी मैं उन्हीं एटम्स को टच कर रहा हूं। मतलब एक ही चार्ज उस साइड से भी नजर आ रहा है और वही चार्ज नीचे से भी नजर आ रहा है। लेकिन इस केस की बात करी जाए और इसमें भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, सभी एटम्स के ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ ये हमारे पास इस तरीके से नजर आ रहा है। तो अगर आप ऊपर से टच करोगे तो अलग चार्जेस को टच कर रहे हो, नीचे से टच कर रहे हो तो अलग चार्जेस को टच कर रहे हो। इसका मतलब ये वाली जो शीट है वो थिक है और ये वाली शीट जो है वो क्या है? थिन है। इसका मतलब इसमें एक ही लेयर ऑफ चार्जेस है और इसके अंदर कितनी लेयर ऑफ चार्जेस है? दो दो। तो आप ये कह सकते हो कि एक थिक शीट जो है वो दो थिन शीट का कॉम्बिनेशन है। अगर फिर भी किसी को कोई परेशानी या दिक्कत होगी तो भाई क्लास के बाद कॉल या मैसेज करके मुझसे क्लियर कर लेना। लेकिन परेशान मत होना, अभी मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें ऐसे कंसेप्ट कई बार रिपीट होंगे, आपको चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ, अब मैं इस डायग्राम को रब करके अपनी डेरिवेशन को आगे बढ़ाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि भाई मुझे अगर यहाँ पर ई पी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, पी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, तो आगे वाला जो सरफेस है इससे भी फील्ड बनेगी और पीछे वाली जो सरफेस है उससे भी फील्ड बनेगी। मान लेते हैं आगे वाली सरफेस से जो फील्ड बनेगी उसका नाम मैंने क्या रख दिया? E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्रंट सरफेस। और बैक वाली सरफेस से जो फील्ड बनेगी उसका नाम मैंने क्या रख दिया? E2, क्योंकि दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज से फील्ड जो हमेशा बनती है वो बनती है अवे फ्रॉम द शीट, यानी कि शीट से दूर की तरफ बनेगी। और इसकी थिकनेस हर जगह पर बिल्कुल बराबर है, सेम मोटाई की थिकनेस, हमने सेम मोटाई ले रखी है, हर जगह पर थिकनेस यूनिफॉर्म। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं E1 कैलकुलेट करो या E2 कैलकुलेट करोगे तो आप बोलोगे सर वैसे अगर P पॉइंट की बात की जाए तो फ्रंट वाली शीट से P पॉइंट पास में है और बैक वाली शीट से P पॉइंट जो है वो थोड़ा दूरी पर है। लेकिन हमें पता है कि यहाँ से डिस्टेंस के ऊपर ये वाली फील्ड डिपेंड नहीं करती, इसलिए E1 और E2 दोनों ही बराबर बनेंगे और दोनों ही जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने ये थिन शीट वाला फॉर्मूला यूज किया है क्योंकि मैंने एक फ्रंट वाली शीट की फील्ड E1 मान ली, बैक वाली शीट की फील्ड E2 मान ली। अब पूरी थिक शीट से कितनी फील्ड बनेगी उसके लिए दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैं इन्हें जोड़ देता हूं, मुझे नेट फील्ड मिल जाएगी। तो मैंने सोचा मुझे अगर नेट फील्ड कैलकुलेट करनी है तो मैंने नेट फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों की दोनों फील्ड्स को ऐड कर दिया E1 प्लस में E2, और ऐड इसलिए किया क्योंकि इनकी डायरेक्शन कैसी थी? सेम। तो E1 की वैल्यू अगर देखी जाए तो वो कितनी थी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू भी कितनी है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया ट्वाइस ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, मेरा रिजल्ट आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि थिक शीट से, मोटी शीट से जिसकी कुछ थिकनेस है, जो फील्ड बनती है वो कितनी बनती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना कि अगर एग्जाम में सवाल आया और उन्होंने थिन शीट बोली तो थिन शीट से जो फील्ड बनेगी वो बनेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और थिक शीट से जो बनेगी वो कितनी बनेगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों में फर्क है, यहाँ पर फील्ड ना 2 से डिवाइड हो रही है और यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं हो रही, मतलब ये वाली फील्ड हाफ है और इसके कंपैरिजन में ये वाली फील्ड कैसी है? डबल है। और बात वही रहेगी, अगर ये नेगेटिव होता तो बस फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ ना होने के बजाय फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होती? इस तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। तो थिक शीट से हम कैसे निकालते हैं, ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब मैं इसे रब कर रहा हूं। अभी ना इसके एप्लीकेशन अभी खत्म नहीं हुई, अभी मुझे इसके बारे में एक दो बातें और बतानी है, आप उन्हें भी जरा ध्यान से समझ लीजिए क्या बता रहा हूं। अब मैं यहां पर कर रहा हूं एक नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फील्ड ड्यू टू टू थिन पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। आप ध्यान से देखिएगा,
इस बार देखो इनफाइनाइट लिखा हो ना लिखा हो, हम इनफाइनाइट ही लेके चल रहे हैं। अब की बार मैं फील्ड निकालने जा रहा हूं ड्यू टू टू थिन पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। इस बार मेरे पास ना एक नहीं बल्कि दो थिन शीट्स हैं, और दोनों की दोनों ना इनफाइनाइट है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं इस तरीके से। और मुझे इन पैरेलल रखी हुई शीट से फील्ड को कैलकुलेट करना है। मैं आप लोगों के सामने डायग्राम बनाता हूं, जरा देखिएगा। सपोज कर लीजिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर ना एक इस तरीके से इनफाइनाइट शीट बनाई, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट। ये रही हमारे पास एक शीट ऑफ चार्ज, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया फर्स्ट। एक और मैंने यहाँ पर शीट बना दी दूसरी वाली, ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज है और इनफाइनाइट शीट है, ये भी इसी तरीके की बनी हुई है। ये मैंने ड्रॉ कर दी दूसरी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। मान लेते हैं इस वाली शीट के पास भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। सपोज कर लीजिए इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, और मान लेते हैं इसके पास भी जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है। मान लेते हैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। इसको बोल देता हूं शीट नंबर ए, इसका नाम रख देता हूं शीट नंबर बी। अब मुझसे बोला गया कि चलो अब इन दोनों से फील्ड बताओ कितनी बनेगी। तो अब मैं पूछूंगा ना सर ये तो बताओ कि फील्ड निकाल तो दूंगा, लेकिन कहाँ निकालूं फील्ड, किस जगह? क्या मैं यहाँ पर फील्ड निकालूं, या मैं यहाँ फील्ड निकालूं, या फिर आप यहाँ की फील्ड पूछने की बात करें? तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ना 3 जगह है जहां पर मैं फील्ड निकाल सकता हूँ जिन जगहों पर। तो मैंने इस वाली जगह को बोल दिया रीजन नंबर 1, इस वाली जगह को बोल दिया रीजन नंबर 2, और इस वाली जगह को बोल दिया रीजन नंबर 3। यानी कि फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, मैं तीनों जगहों पर इस शीट से, दोनों शीट से फील्ड कैलकुलेट करने वाला। तो अब एक बात समझिए जरा, अगर मैं यहाँ फर्स्ट वाली जगह की बात करूं, ये वाली जो शीट है वो इस तरीके की है, पॉजिटिवली चार्ज। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से फील्ड जो है वो कहाँ की तरफ बनती है, बाहर की तरफ। इसका मतलब इस वाली शीट से यहाँ पर जो फील्ड बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, इस डायरेक्शन में। और मान लेते हैं अगर ये पहली शीट है, सिग्मा 1 लिखा है, 1 का मतलब पहली शीट है, तो सपोज कर लेते हैं पहली शीट से बनने वाली जो फील्ड है वो कौन सी है, E1 है। इसी जगह पर ये भी तो फील्ड बनाएगी शीट, इससे भी फील्ड इसी डायरेक्शन में बनेगी। और मान लेते हैं इससे जो फील्ड बनेगी इस डायरेक्शन में, उस वाली फील्ड को क्या नाम दे दिया मैंने, दैट इज E2। इसका मतलब पहली शीट से बनने वाली फील्ड E1 और दूसरी शीट से बनने वाली फील्ड कौन सी हुई, E2। अब अगर मैं यहाँ की बात करूं, इस जगह पर यहाँ की बात करूं कि यहाँ पर कैसी फील्ड बनेगी और यहाँ पर कैसी फील्ड बनेगी, तो एक एक करके हम यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले इस जगह की नेट फील्ड को कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर मैं E1 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्योंकि E1 यानी कि फर्स्ट शीट से फील्ड निकाल रहा हूं, तो सिग्मा भी कौन से वाला लेंगे, फर्स्ट शीट वाला। यानी कि E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि दोनों की फील्ड E1 और E2 मुझे पता है। अब दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम, बस इनको जोड़ दूंगा, टोटल फील्ड मिल जाएगी। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कई बार। अब हम यहाँ पर ना एक साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। क्या है वो साइन कन्वेंशन, समझिएगा जरा ध्यान से। मैंने आप लोगों के सामने इस तरीके से एक एक्सिस बना दी, दो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। मैं इसको थोड़ा यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए ये चीज। यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक्सिस बना दी। ऊपर जो होती है वो प्लस वाई एक्सिस होती है, नीचे जो होती है वो माइनस वाई एक्सिस। इस तरफ प्लस एक्स एक्सिस और इस तरफ माइनस एक्स एक्सिस। हम क्या करेंगे, हम इस वाले नोटेशन को फॉलो करेंगे। मतलब अगर फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी तो मैं उसे पॉजिटिव साइन दूंगा, पॉजिटिव फील्ड बोलूंगा। और अगर फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी तो मैं उस फील्ड को कैसा लूंगा, नेगेटिव। किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इस एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग देखा जाए। तो आप सुनिए, E1 जो फील्ड है वो भी इस डायरेक्शन में, E2 भी इस डायरेक्शन में। मतलब फील्ड के सॉरी पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन में, तो इसको भी नेगेटिव लेंगे, इसको भी नेगेटिव लेंगे। इट मींस कि अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो मैं पहली वाली फील्ड को लूंगा -E1, दूसरी वाली फील्ड को लूंगा -E2, और इन दोनों को ऐड कर दूंगा और टोटल फील्ड मुझे मिल जाएगी। और यहाँ पर से मैंने क्या किया, फर्स्ट वाली फील्ड को रखा, तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, -σ1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की बात करें तो वो लिखा मैंने, तो ये σ2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और इन दोनों के अंदर आप देखेंगे तो माइनस का 1/2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज σ1 प्लस σ2। ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, माइनस भी कॉमन आ गया। इट मींस कि हमें पता चल गया कि फर्स्ट रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज σ1 प्लस σ2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन। ये पहले रीजन की फील्ड पता चल गई।
अब बात करते हैं कि दूसरे रीजन में कितनी फील्ड बनेगी, यानी कि हम बात करते हैं सेकंड रीजन में कितनी फील्ड बनेगी। अब सेकंड रीजन पर भी ना ये वाली शीट भी फील्ड बनाएगी और ये वाली शीट भी फील्ड बनाएगी। इससे जो फील्ड बनेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे फील्ड बनेगी बाहर की तरफ, मतलब इस बार फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी इससे, तो इससे फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी। इस डायरेक्शन में जो फील्ड बनेगी उसको मैंने क्या नाम दे दिया, E1। अब इसकी बारी आती है, इससे भी फील्ड बाहर की तरफ बनती है, मगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में भी फील्ड बनाएगा, और इधर से भी पॉजिटिव है तो ये इस डायरेक्शन में भी फील्ड बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ इस पॉजिटिव चार्ज से इस डायरेक्शन में जो फील्ड बनेगी, मैंने वो वाली फील्ड का नाम क्या रख दिया, E2। आप देख सकते हैं दोनों फील्ड ना अपोजिट डायरेक्शन में, इस बार ऐड नहीं करूंगा, इस बार सब्ट्रैक्ट करूंगा। लेकिन सवाल ये आता है कि किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट किया जाए। ये चीज ना आप इस डायरेक्शन पे छोड़ दीजिए, अपने आप ही रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। मैंने क्या कहा, E1 पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा E1, तो इसलिए E1 को लूंगा पॉजिटिव, और ये E2 जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए E2 को कैसा लेंगे, नेगेटिव। इसका मतलब अगर मुझे सेकंड रीजन में फील्ड निकालनी है तो मुझे करना पड़ेगा E1 माइनस में E2। E1 जो होगा वो पॉजिटिव क्योंकि प्लस एक्स है, और E2 जो होगा वो माइनस क्योंकि वो माइनस एक्स एक्सिस पर है। अब E1 की वैल्यू अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो मेरे सामने E1 की वैल्यू ये रही, इसको मैंने पुट कर दिया सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू रख देते हैं सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, और यहाँ पर मेरे पास बचेगा सिग्मा 1 माइनस में सिग्मा 2। इसका मतलब यहाँ से सेकेंड रीजन की फील्ड के बारे में पता चल गया, और वो कितनी निकल के आई, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकेंड रीजन। ठीक है, दूसरे रीजन में भी फील्ड पता चल गई, आखिर कितनी बनेगी। अब बचा हमारे पास तीसरा रीजन यानी कि थर्ड रीजन। चलिए देखते हैं थर्ड रीजन में कितनी फील्ड बनेगी। अब थर्ड रीजन मतलब यहाँ पर ये शीट कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज, इससे भी फील्ड इसी तरफ बनेगी। इसका मतलब इससे जो फील्ड बनेगी इस तरफ, उसको मैंने बोल दिया E1, और ये दूसरी शीट भी पॉजिटिवली चार्ज, इससे भी फील्ड इसी तरफ बनेगी, इससे बनने वाली फील्ड भी इसी तरफ बनेगी। मैंने इस वाली फील्ड को क्या नाम दे दिया, E2। अब मैं अगर यहाँ पर नेट फील्ड निकालना चाहूँ तो दोनों ही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए दोनों को ही प्लस का लेना पड़ेगा। इसका मतलब मैं इससे लिख सकता हूँ E1, और इसे लिख देता हूँ प्लस में E2। और अगर E1 की बात की जाए तो E1 हो गया सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस में E2 की बात की जाए तो सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसमें जो कॉमन है वो है 1/2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचेगा सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2। इट मींस कि हमें पता चल गया कि सेकंड के बाद थर्ड रीजन के अंदर जो फील्ड बनेगी वो बनेगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे सामने फील्ड जो है वो इतनी बनेगी। तो फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन, तीनों रीजन में हम लोगों ने फील्ड को कैलकुलेट कर लिया। इसमें ना एक काम की बात पता है क्या पता चल रही है, काम की एक चीज ये पता चल रही है कि फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में फील्ड सेम बन रही है। याद रखना नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो फील्ड बन रही है वो एक्स एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रही है। इधर प्लस एक्स है तो इधर क्या है, माइनस एक्स। तो नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि इस डायरेक्शन में फील्ड बन रही है, और पॉजिटिव बता रहा है इस डायरेक्शन में फील्ड बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो बिल्कुल सेम बन रही है। एक बार एक टीचर ने वाइवा में यही सवाल पूछा था, यहाँ पर और यहाँ पर अगर मैं चार्जेस को रखूं तो किस जगह पर फोर्स ज्यादा लगेगा। तो आप बता सकते हैं सर यहाँ पर और यहाँ पर फील्ड सेम बन रही है तो फोर्स भी कैसा लगेगा, सेम। या यहाँ पर जो फील्ड है वो सेम है तो उनकी फील्ड का जो रेशो होगा वो कितना होगा, 1:1। अब कोई आपसे पूछे तीनों रीजन में से मैं कहां पे चार्ज को रखूं ताकि सबसे कम फोर्स लगे, आप बोलोगे सर सबसे कम फोर्स तब लगेगा जब फील्ड सबसे कम होगी, और फील्ड सबसे कम इस जगह पर है क्योंकि यहाँ वाले फील्ड के एक्सप्रेशन को देखोगे ना तो इसमें आ रहा है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। और खुद भी सोच सकते हो दोनों फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे को कैंसिल करने के बाद जो नेट फील्ड बचेगी वो कम बचेगी। इसका मतलब इस जगह पर फील्ड बहुत कम बन रही है और यहाँ पर फील्ड ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, लेकिन दोनों जगह पर फील्ड कैसे बिल्कुल बराबर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका। अब हम नेक्स्ट अगले टॉपिक पर आते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक नहीं स्टार्ट करना, अभी मुझे इसके बारे में और बातें बतानी है एक दो, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऐसा कुछ भी हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन ये सब कुछ हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा वक्त भले ही लगेगा लेकिन इतना जरूर है कि पेपर में जो कुछ भी आता है वो सब कुछ मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा।
ठीक है, अब इसके ऊपर बेस ना क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर। अब आप इनको करने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाओगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रब कर रहा हूँ और अब हम एक काम करते हैं, एक स्पेशल केस डिस्कस करने जा रहे हैं, एक स्पेशल केस। और उस स्पेशल केसेस में ना मुझे इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इन फॉर्मूलों को नहीं रब कर रहा, इन्हें एज इट इज रहने देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूले मैंने एज इट इज रहने दिए, इनको नहीं चेंज कर। ठीक है, अब सुनिएगा जरा ध्यान से। मैंने अब की बार जो अगला केस लिया उसके अंदर मैंने क्या किया कि हमारे पास ना ये जो चार्ज शीट्स हैं इनको एज इट इज रहने देते, जैसी है ये वैसी, सिग्मा 1 और ये ए ऐसे ही रहने दीजिए। अब की बार मैं यहाँ पर ना एक स्पेशल केस डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज स्पेशल केस। और ये जो स्पेशल केस है, इस स्पेशल केस का पहला स्पेशल केस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मान लो अगर ये दोनों की दोनों शीट ऑफ चार्जेस है, इन दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 प्लस और सिग्मा 2 ये दोनों ही बिल्कुल बराबर हो, किसके बराबर हो, सिग्मा के बराबर। तो ऐसे केस में कितनी फील्ड बनेगी और कैसी फील्ड बनेगी, मुझे ये पता करना है। चलिए देखते हैं कितनी फील्ड बनेगी और कैसी बनेगी। अब मैं चाहूँ तो दोबारा से वही सेम चीज रिपीट करूं, या फिर यूं बोल दूं कि यार मुझे ना यहाँ की फील्ड को निकालने के लिए एक फॉर्मूला पता है, मैं इसकी मदद से यहाँ की फील्ड निकाल सकता हूँ। तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट रीजन में अगर फील्ड निकालनी है तो ये रहा फर्स्ट रीजन में 1/2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में माइनस फॉर्मूला है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2, ये रहा फॉर्मूला। इसे लिखा माइनस का 1/2 एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों सिग्मा के बराबर है, तो इसे लिखा सिग्मा प्लस में सिग्मा इज इक्वल टू में आप लिखेंगे माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा प्लस सिग्मा जोड़ करके कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और मेरे पास जो फील्ड आ गई वो आ गई माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट मींस के मुझे पता चल गया कि फर्स्ट रीजन के अंदर जो फील्ड बनेगी वो बनेगी माइनस ऑफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फिर से वही बात बता रहा हूँ, नेगेटिव साइन सिर्फ इतना बता रहा है कि फील्ड की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड रीजन में कितनी फील्ड बनेगी। तो सेकंड रीजन के लिए फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, मैंने इसको लिख दिया 1/2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से अब रब कर रहा हूँ और अब इस चीज को रहने देते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। व्हाट इज योर सिग्मा 1, सिग्मा, सिग्मा 2 भी सिग्मा, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया सिग्मा माइनस सिग्मा, और सिग्मा माइनस सिग्मा कितना हो गया, 0। तो आप ये कह सकते हैं कि इस बार सेकंड रीजन के अंदर फील्ड जो है वो कितनी बनेगी, 0। 0 का मतलब है इस जगह पर कोई फील्ड नहीं बनने वाली, और वजह ये है कि जितनी फील्ड इस पॉजिटिव शीट से इस तरफ बनेगी उतनी फील्ड इसकी वजह से इस तरफ बनेगी, और दोनों फील्ड इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर नेट फील्ड जो बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 0। और यहाँ पर आप कोई भी चार्ज रखोगे तो फोर्स नहीं लगेगा। अब हम तीसरे रीजन में पता करते हैं कितनी फील्ड बनेगी। तो थर्ड रीजन के लिए ये रहा फॉर्मूला, इसे लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा 1 प्लस में आ जाएगा सिग्मा 2। मैं इसे रब कर देता हूं। अब थर्ड रीजन के अंदर अगर आप देखेंगे तो 1/2 की जगह 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 भी सिग्मा, सिग्मा 2 भी सिग्मा, आप इसे लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा प्लस सिग्मा इज अगेन 2 सिग्मा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि थर्ड रीजन में जो फील्ड बनेगी वो बनेगी सिग्मा अपॉन में दिस इज एप्सिलॉन नॉट। और ये जो फील्ड है ये पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि इस बार ये फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए ये नेगेटिव आती क्योंकि नेगेटिव में थी, और ये पॉजिटिव आती क्योंकि पॉजिटिव है। अभी भी यहाँ पर और यहाँ पर फील्ड कैसी बन रही है, सेम, लेकिन अंदर की तरफ फील्ड बहुत मिनिमम बन रही है। मिनिमम मतलब फील्ड कितनी बन रही है यहाँ पर, 0। तो आप लोगों से अगर कोई बोले कि क्या तुम कोई ऐसा रीजन, कोई ऐसी जगह बता सकते हो जहां पर चार्जेस तो मौजूद हो मगर फील्ड ना हो, तो आप इस तरह की 2 इनफाइनाइट शीट लेकर के बोल सकते हैं कि इस पूरे रीजन के अंदर ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी बनेगी, 0 बनेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला एक और केस डिस्कस करते हैं इसका। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक और केस। ये केस नंबर फर्स्ट था, स्पेशल केस का फर्स्ट, एक पहला केस था। अब हम एक और केस डिस्कस करते हैं, केस नंबर 2। वो दूसरा केस क्या है समझिएगा ध्यान से, मैं उसमें फिर से इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करने वाला हूँ। अब कैसे यूज करूंगा, मैं इसे रब कर रहा हूँ और फॉर्मूले बस लिखे रहने देता हूँ ताकि मैं इन्हीं फॉर्मूले में वैल्यू रख करके अपना रिजल्ट निकाल सकूं।
और ये डायग्राम अब मैं यहाँ से रख कर रहा हूँ, देखते जाइएगा जरा अब मुझे क्या बताना है, कौन सा स्पेशल केस अब हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड केस। देखो, अगर मैं ये मान लूं कि सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा है और सिग्मा 2 जो है वो भी सिग्मा है मगर माइनस का, मतलब एक मैंने प्लस सिग्मा ले लिया और एक मैंने क्या ले लिया, माइनस। मतलब इस बार मेरे पास दो शीट ऑफ चार्जेस तो हैं, मगर एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक कैसी है, नेगेटिवली चार्ज। जो पॉजिटिवली चार्ज है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और जो नेगेटिवली चार्ज है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी ले रहा हूँ, माइनस सिग्मा। तो अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊं इस तरीके से तो आप ये देख सकते हैं, ये रही आपके पास पहली शीट ऑफ चार्ज और यहाँ पर बना देता हूं एक और शीट और ये रही मेरे पास दूसरी, दैट इज द सेकंड शीट ऑफ चार्ज। लेकिन एक जो है वो कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, तो मैंने यहाँ पर इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। और एक जो है वो कैसी है, नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ पर मैंने इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया। सिग्मा 1 की वैल्यू जो है वो प्लस सिग्मा है और सिग्मा 2 की वैल्यू जो है वो कैसी है, माइनस सिग्मा। ये रही शीट नंबर ए और ये वाली शीट नंबर बी। फिर से वही बात आती है फर्स्ट रीजन और यहाँ पर सेकंड रीजन और यहाँ पर बात करते हैं किसकी, थर्ड रीजन की। और मुझे देखना है तीनों में से कहाँ फील्ड बनेगी कहाँ नहीं बनेगी और बनेगी तो कितनी बनेगी। तो चलिए फर्स्ट रीजन की बात करते हैं। फर्स्ट रीजन के लिए फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, आप इसी फॉर्मूले को लिखिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज ब्रैकेट व्हाट इज योर सिग्मा 1, सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा है, सिग्मा 2 की वैल्यू जो है वो कितनी है, माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा कट के कितने हो गए, 0। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि इस बार ना फर्स्ट रीजन के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन रही है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, मतलब कोई फील्ड नहीं बन रही है। अगला एक और देखते हैं, सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड में लिखा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। सिग्मा 1 जो है वो कितना है, प्लस सिग्मा, और सिग्मा 2 जो है वो कितना है, दैट इज माइनस सिग्मा। याद रखिएगा फॉर्मूले में माइनस है और साथ में सिग्मा की जगह पर माइनस सिग्मा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप इसे लिख पाएंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा प्लस सिग्मा इज अगेन 2 सिग्मा और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और आप बोल सकते हैं कि सेकंड रीजन के अंदर इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और ये आपके पास क्या बन गई, फील्ड। किस रीजन में, इसमें, और इसमें जो फील्ड बन रही है दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमेशा याद रखना दो इक्वल एंड पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल शीट्स के बीच में इतनी फील्ड बनती है और ये वाली फील्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले चैप्टर में ये फॉर्मूला बार बार यूज करना पड़ेगा, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इतनी फील्ड बनती है अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव शीट हम ले ले तो। इसके अलावा थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस में लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। व्हाट इज योर सिग्मा 1, सिग्मा, व्हाट इज योर सिग्मा 2, दैट इज माइनस ऑफ सिग्मा। और आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, नेट कितना आ गया, 0। इसका मतलब पता ये चला कि थर्ड रीजन के अंदर फिर से जो फील्ड बनी वो कैसी बनी, 0। इट मींस कि यहाँ पर भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी, 0। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर और यहाँ पर हर केस में ही फील्ड सेम बन रही, 0 यहाँ तो वहां पर भी 0। और इस बार आप देख सकते हैं इस बार केस पलट गया, पिछली बार यहाँ पर फील्ड बन रही थी, अंदर 0 थी, कब, जब दोनों पॉजिटिव थे। लेकिन अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया तो यहाँ फील्ड 0 है, यहाँ फील्ड 0 है और बीच में फील्ड बन रही है। अच्छा आपको ये तो पता है हमेशा फील्ड ना पॉजिटिव से निकलती है फील्ड लाइन और किसमें एंटर करती है, नेगेटिव में। इसका मतलब है यहाँ से फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल रही है और किसके अंदर जा रही है, नेगेटिव में। और यहाँ पर जो फील्ड बन रही है ना वो फील्ड जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब ये जो फील्ड बन रही है ये कैसी फील्ड है, दिस इज यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब ये हो गया कि आप यहां से चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ या वापिस आओ, किसी भी जगह पर चले जाओ, इसके बीच में हर जगह पर इतनी ही फील्ड बनेगी। और अगर मैंने ये बात बताई थी कि अगर किसी रीजन के अंदर हर जगह पर फील्ड सेम बनती है ना तो हम बोलते हैं वहां की जो फील्ड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यहाँ पर फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के नेगेटिव तक जाएगी, पूरे रीजन में बनने वाली फील्ड जो है वो डिस्टेंस पर नहीं डिपेंड कर रही। इसका मतलब डिस्टेंस पर नहीं डिपेंड कर रही, मतलब यहाँ पर बनने वाली फील्ड जो है वो कैसी है, यूनिफॉर्म फील्ड है। और दोनों तरफ जो फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, 0 बनेगी। और यही हमारे पास तरीका है प्रैक्टिकली जब भी हमें कोई चीज समझनी होती है या समझानी हो या कोई टीचर आपसे बोले कि एक ऐसा अरेंजमेंट तैयार करके दिखाओ जिससे फील्ड ना यूनिफॉर्म बनती हो, तो आप ये वाली अरेंजमेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सर इसके ना बीच में ना दोनों तरफ से जो फील्ड बनेगी जो कैसी बनेगी यहाँ पर, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना।
वैसे तो कहते हैं कि शीट से फील्ड ना डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती डिस्टेंस पर डिपेंड। लेकिन मान लो एक पल के लिए मान लो अगर ये फील्ड ना इस शीट से डिस्टेंस पर डिपेंड करती, अगर करती, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपने एक पॉइंट यहां पर ले लिया, दिस पॉइंट इज टी। अब ये वाला पॉइंट इस वाली शीट के साथ कैसा है, पास में है। इससे फील्ड बनेगी इस डायरेक्शन में, देखिए जरा इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है। नेगेटिव से भी फील्ड इसी डायरेक्शन में बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव से फील्ड निकलती है और नेगेटिव में फील्ड एंटर करती है, दोनों फील्ड ऐड होगी तो नेट फील्ड इसी डायरेक्शन में बनेगी, ये तो क्लियर है। अब इस जगह पर पॉजिटिव से भी फील्ड बन रही होगी और नेगेटिव से भी फील्ड बन रही होगी। अब मान लो आपने पी पॉइंट को खिसकाया और किसी दूसरी जगह पर ले गए, किस पे, क्यू पे, सपोज करो। अगर क्यू पर ले गए तो अब ये आपका जो पॉइंट है वो पॉजिटिव चार्ज से दूर चला गया, और अगर ये फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करती, अगर करती, तो पॉजिटिव चार्ज से अगर ये दूर जाता, पी से क्यू पॉइंट तक जाता, तो इससे आप जितना दूर जाते ना इसकी फील्ड उतनी ही कम हो जाती, लेकिन उतना ही आप इस नेगेटिव प्लेट की कहां पर आ जाते, पास, और उतनी फील्ड इसकी वजह से बढ़ जाती। इसका मतलब है जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, इससे जितनी फील्ड कम होती जाएगी उतनी ही फील्ड इससे बढ़ती जाएगी। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो ओवरऑल हमेशा कैसा रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट। इसीलिए अंदर की तरफ जो नेट फील्ड बनती है वो हमेशा कैसी बनती है, कांस्टेंट बनती है, यूनिफॉर्म बनती है। तो ये एक एग्जांपल है जो एग्जाम में प्री बोर्ड में पूछा गया था कि ड्रॉ कीजिए कि एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर हमें ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सके, तो आपको ये दोनों के दोनों प्लेट ड्रॉ करनी पड़ेगी, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब एक केस आप अपने आप कर सकते हो, अगर दोनों ही नेगेटिव हो तब के केस में क्या होगा वो आप अपने आप करके देखिएगा। अदरवाइज जो केसेस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट, अब ये केसेस खत्म हो गए, ठीक है। वैसे अगर देखें तो और भी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, लेकिन अब बाकी की चीजें हम ना न्यूमेरिकल्स के साथ करेंगे, वो क्वेश्चन आंसर में कई चीजें हैं जो हमें सीखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं गॉसेस लॉ की सबसे आखिरी एप्लीकेशन, लास्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सुनेगा ध्यान से। अब हम जो फील्ड निकालने जा रहे हैं वो फील्ड निकालने वाले किससे, एक स्फेयर से फील्ड निकालने वाले, स्फेयर। अब बात ये आती है कि स्फेयर से फील्ड निकालना चाहते हो, कैसा स्फेयर है, तो स्फेयर भी दो तरह के होते हैं भाई। एक होता है थिन स्फेरिकल शेल, जिसे बोलते हैं हॉलो स्फेयर, जो अंदर से खाली होता है, जैसे फुटबॉल होती है ना, सिर्फ सरफेस होती है, अंदर कुछ नहीं होता, खाली होता है, उसे बोलते हैं थिन स्फेरिकल शेल। अगर उसकी सरफेस बड़ी पतली सी है तो हम बोलते हैं थिन स्फेरिकल शेल, या हॉलो स्फेयर भी बोलते हैं। और एक स्फेयर होता है जो अंदर से भरा हुआ होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्फेयर, जो अंदर से भरा हुआ है। तो अभी जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, एप्लीकेशन नंबर 3 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। ध्यान से समझिएगा इसको, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल, मतलब मेरे पास एक पतला सा थिन स्फेरिकल शेल है और उसके ऊपर पूरी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पर बराबर बराबर चार्ज बिखरा हुआ। शेल का मतलब होता है फुटबॉल की तरह वाली शेप, यानी कि एक स्फीयर है, अंदर से बिल्कुल खोखला है, सिर्फ उसकी सरफेस है। तो हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल शेल की, इसे आप हॉलो स्फेरिकल शेल भी बोल सकते हो या सिर्फ हॉलो स्फीयर भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे ये सीखना है कि मैं इस तरह की एक स्फेरिकल शेल से जो कि चार्ज है फील्ड कैसे निकाल सकता हूं। अब अगर मुझे स्फेरिकल शेल से फील्ड निकालनी है तो पहला सवाल ये आता है कि सर पहले ये बताओ कि आपको कहां पे फील्ड निकालनी है, जगह तो बताओ। अब मैं 3 जगह दे सकता हूं आप लोगों को, या 3 पॉसिबल जगह है जहां पर हम फील्ड निकाल सकते हैं। नंबर 1, एक तो स्फेरिकल शेल के बाहर की तरफ, दूसरा स्फेरिकल शेल के सरफेस के ऊपर, और तीसरा स्फेरिकल शेल के अंदर की तरफ। मतलब हम इन 3 जगहों पर ना अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं ड्यू टू दिस शेल। कैसे निकालेंगे, ये इतना बड़ा स्फेरिकल शेल जो कि चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो इसका मतलब यहां पर अब हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, गॉसेस थ्योरम।
गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि गॉसेस लॉ की मदद से हम इससे फील्ड कैसे निकाल पाते हैं, और फिर उससे जो रिजल्ट मिलेगा उनके कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। तो सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये मेरे पास इस जगह पर ना एक थिन स्पेरिकल शेल है, ये बना दिया। सपोज कर लीजिए दिस इज द थिन स्पेरिकल शेल, ये रहा। अब ये जो थिन स्पेरिकल शेल है इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव भी मान सकते हैं, नेगेटिव भी मान सकते हैं। चलिए मैंने मान लिया कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव लो पॉजिटिव लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज कर लेते हैं इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, क्यू, और इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी मान लेते हैं, सिग्मा। मान लीजिए इसका जो सेंटर है वो सेंटर कितना है, ओ, और इसका जो रेडियस होगा कुछ ना कुछ रेडियस होना चाहिए, तो इसका रेडियस मैंने क्या मान लिया, कैपिटल आर। ये चीज हमें दी गई है कि हमारे पास एक थिन स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है, क्यू, और इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका सेंटर ओ, और इसका रेडियस मैंने लिया कैपिटल आर। मुझे बोला जा रहा है कि आप इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी बनेगी। कहां पर, बाहर भी बतानी है, अंदर भी बतानी है, और सरफेस पर भी बतानी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बाहर से कि सबसे पहले बाहर फील्ड कैसे निकाली जाए। तो मान लीजिए बाहर जहां पे भी फील्ड निकालनी है, सपोज कर लीजिए मुझे बोल दिया गया कि ये रहा पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पे फील्ड निकालो। तो मैं बोलूंगा ना भाई पी पॉइंट कितनी दूर है, तो आपको बता दिया गया कि इस स्फेरिकल शेल के सेंटर से इस पी पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी है, आर, यानी कि आर डिस्टेंस पर वो दूर, आर डिस्टेंस की दूरी पर ये पॉइंट पी है जहां पर मुझे फील्ड निकालनी है इस शेल की वजह से। अब अगर मुझे इसकी वजह से वहां फील्ड निकालनी है तो मुझे गॉसेस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। और मैंने आपसे कहा था कि गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ना एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसके बिना आप इस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। और मैं इस बार वो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने जा रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर, ताकि ये पूरे के पूरे स्फेरिकल सरफेस को क्या कर ले, कवर कर ले। ये मेरे पास क्या है, दिस इज माई गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, ये हमारे पास हमारी गॉसियन सरफेस है। अब मुझे इस पी पॉइंट पर फील्ड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। वैसे तो मैं ये जानता हूं कि ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो भाई पॉजिटिव चार्ज से तो फील्ड हमेशा कहां की तरफ बनती है, बाहर की तरफ। इसका मतलब यहां से फील्ड बनेगी बाहर की साइड पर, ऊपर की तरफ। अब मैंने ना गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करना शुरू किया अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, और यहां लिख दिया पॉइंट नंबर 1। कहां पर, अभी जो फील्ड में निकाल रहा हूं वो कहां निकाल रहा हूं, आउटसाइड निकाल रहा हूं। आउटसाइड का मतलब हो गया आउटसाइड द स्फीयर, बाहर की तरफ फील्ड निकाल रहा हूं। अच्छा, अगर इस केस में देखा जाए तो ये जो आर है, स्मॉल आर, और ये कैपिटल आर, तो ये स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से कैसा है, बड़ा। इसका मतलब मैं बोल दूंगा इस टाइम पर दिस आर इज ग्रेटर देन आर। और खुद ही समझ लीजिए अगर ये आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी है, इसका मतलब ये जो पॉइंट पी है वो स्फीयर से कहां पर है, बाहर की तरफ है। इसका मतलब हम आउटसाइड पे पहले कैलकुलेशन करें कि बाहर फील्ड कैसे निकलेगी। चलो देखते हैं कैसे निकलेगी। मैं एक काम करता हूँ, गॉसेस लॉ का सहारा लेता हूँ। ये रहा गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ ये कहता है फाई इज इक्वल टू में चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता तो है फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज ई डॉट ds, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस मुझे इसे सॉल्व करना है, यहाँ से मुझे फील्ड मिल जाएगी। इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, करते हैं कैलकुलेशन, देखते हैं कैसे होगी कैलकुलेशन इसकी। इसको मैंने एज इट इज रहने दिया। ई डॉट ds को जब मैंने लिखा तो ई ds इनटू में कॉस। अब सुनो ध्यान से, ये कौन सी सरफेस है, गॉसियन सरफेस। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, यही वाली फील्ड ई है यहाँ पे। मैंने यहाँ पर ना इस सरफेस का एक छोटा सा एरिया एलिमेंट उठा लिया जिसका एरिया ds है। इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो यहाँ का एरिया वेक्टर क्या लिखूंगा, ds वेक्टर, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं तो थीटा की वैल्यू जरूर कितनी होगी, 0। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, cos थीटा के साथ क्या लगा दिया, 0, और यहाँ पर रहने दिया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप जानते हैं कि आप ना इस जगह पे, इस पूरे स्फीयर पे कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी जगह पर चले जाओ, हर जगह पर डिस्टेंस कैसा है, सेम। तो भाई बराबर डिस्टेंस पर फील्ड कैसी बनेगी, सेम। इसका मतलब पूरे सरफेस के हर एक हिस्से पर फील्ड सेम है, हर जगह फील्ड सेम है, या यूं बोल दो हर जगह फील्ड कांस्टेंट है। और अगर कांस्टेंट है फील्ड, ई अगर कांस्टेंट है तो भाई इंटीग्रेशन से कांस्टेंट कहां जाता है, बाहर, और यहाँ बचेगा ds, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और इक्वल टू में मेरे पास क्या बचेगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की जगह ई रहने दो। आपको पता है भाई ये ds क्या है, छोटा सा स्मॉल सरफेस एरिया, छोटा सा एरिया। आपको ऐसे सारे एरिया अगर जोड़ने पड़ जाए तो आपको क्या लेना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो जो टोटल सरफेस एरिया आप जोड़ करके निकालेंगे वो आपके पास कितना आने वाला है,
4 पाई आर स्क्वायर। अब भाई एक बात सुनना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं मैं ये वाला आर ले लूं ये वाला आर, कंफ्यूजन का कोई मतलब ही नहीं बनता। तुमने एलिमेंट यहाँ वाला लिया है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसी का एरिया आएगा, और इसका एरिया अगर चाहिए तो इसी का रेडियस लेना पड़ेगा, इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर लिखा है, कैपिटल वाला आर आपको नहीं है। और इक्वल टू में यहाँ पर क्या बचेगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं इसमें से E निकालूं तो E इज इक्वल टू आ गया Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में आ गया एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q अपॉन आर स्क्वायर। मैंने इसे अरेंज करके लिखा तो पता ये चला भाई ये तो बिल्कुल वैसी ही फील्ड आ गई जैसे फील्ड कौन बनाता है, एक पॉइंट चार्ज। यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ सेम एज पॉइंट चार्ज। इसका मतलब ये हुआ ये जो फील्ड है वो बिल्कुल वैसी बन रही है जैसे कौन बनाता है, एक पॉइंट चार्ज बनाता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, किसकी वजह से, इस शेल की वजह से। कहां पर, एक ऐसे पॉइंट पर जो शेल से कहां पर है, बाहर। तो अब ना हमें एक रिजल्ट तो मिल गया। अब एक चीज हमारी मुसीबत टल गई कि अच्छा अब की बार से मैं ये चीज याद रख लूंगा कि भाई अगर कोई थिन स्फेरिकल शेल होगा और मुझे बाहर फील्ड निकालनी है तो शेल वेल के चक्कर में नहीं पड़ना, वो शेल उतनी ही फील्ड बनाएगा जितनी फील्ड कौन बनाता है, एक पॉइंट चार्ज। बस मैं यहाँ पर क्या करूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट शेल का चार्ज और अपॉन में डिस्टेंस जहां पर मुझे फील्ड निकालनी है। इसकी मदद से ना हम आराम से शेल से फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा कई जने ऐसे भी बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये कहते हैं कई जने, देखो मान लो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने शेल का सारा चार्ज उठाया, सारा का सारा चार्ज मान लो हाथ में उठा के रख लिया और उसके बाद उसे ले गया और सेंटर के ऊपर ला करके रख दिया, इकट्ठा करके रख दिया। अब सारा चार्ज उठाया और सेंटर पर ला करके मैंने रख दिया, तो सेंटर पे छोटी सी जगह पर सारे चार्ज को रख दिया, तो अब तो वो सारा चार्ज एक छोटी सी जगह पर रखा है, तो अब आप बोलोगे सर वो तो एक पॉइंट चार्ज बन गया। और मैं आपसे बोलूं अगर ये पूरा चार्ज यहाँ सेंटर पर रख दूं ला करके तो कितनी फील्ड बनेगी, तो आप बोलोगे ये एक पॉइंट चार्ज है और आपको आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, तो पॉइंट चार्ज से पी पॉइंट पे अगर फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर इतनी फील्ड बनेगी। तो इन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्फेरिकल शेल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मानो उसका सारा का सारा चार्ज कहां पर रखा हुआ है, सेंटर, क्योंकि ये वैसी ही फील्ड बना रहा है जैसी फील्ड ये तब बना था जब ये चार्ज इसके सरफेस पर ना होने के बजाय कहां पर रखा होता है, सेंटर पर। तो हम ये कहते हैं कि इस केस में जब हम लोग फील्ड ना शेल के बाहर की तरफ निकाल रहे हैं तो हमारा जो स्फेरिकल चार्ज है यानी कि जो स्फेरिकल शेल है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि इसका पूरे का पूरा चार्ज जो है वो कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इसके सेंटर के ऊपर। इस तरीके का बिहेवियर ये शो करता है। ये चीज मैंने नोट्स में लिखी है, आप वहां से देख लीजिएगा कि इस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। तो चलिए ये आपका पहला पार्ट खत्म हो गया। मैंने आपको फील्ड निकालना सिखा दिया, कहां पर, आउटसाइड द सरफेस, बाहर की तरफ फील्ड कैसे निकालें। अब हम बात करते हैं इनसाइड द सरफेस कैसे, सॉरी सरफेस के ऊपर कैसे निकलेगा। नंबर 2, एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। मैं कह रहा हूं किसी भी पॉइंट पे सरफेस के ऊपर मुझे फील्ड निकालनी है। अब भाई सरफेस के ऊपर फील्ड निकालनी है, अब ये कैसे होगा काम, ध्यान से समझना जरा। अच्छा ये जो पॉइंट पी है ये सेंटर से कुछ दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, आर डिस्टेंस की दूरी पर। अगर मैं इस पॉइंट पी को यहां ले आऊं, यहां पर ले आऊं पी पॉइंट को, तो आप बोलोगे सर अब नहीं, ये स्मॉल आर जो है वो पहले से छोटा हो गया। मैं इस पी पॉइंट को और पास ले आऊं तो आप बोलोगे और कम हो गया, और पास लाऊं और कम हो गया, और पास लाऊं और कम हो गया, और सरफेस पे ले आऊं तो आप बोलोगे सर अगर आप पॉइंट पी को सरफेस पे ले आओगे तब तो ये जो आर है ये तो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इस केस में दिस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, कब, जब आपका पॉइंट पी कहां पर आ जाएगा, सरफेस पर। यानी कि अब की बार आप जो फील्ड निकाल रहे हैं वो कहां निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सरफेस के ऊपर, और उस केस में आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो ठीक है, हमें यहाँ से पता चल गया एज, जैसा कि हम जानते हैं कि आर जो है वो आर के बराबर है। और अगर हम सरफेस के ऊपर की बात करें तो भैया सरफेस के ऊपर वाला हिस्सा सरफेस के बाहर ही तो होता है, और सरफेस के बाहर तो इतनी फील्ड बनती है। कितनी फील्ड बनती है वो आप लोगों ने देख लिया, E इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q अपॉन में R। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस चीज को, इस जगह लिखता हूँ E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q, और अपॉन में R स्क्वायर लिखना चाहिए था मुझे,
लेकिन ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, तो मैंने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, आर स्क्वायर लिख दिया। इसका मतलब ये मेरे पास बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, ऑन द सरफेस। तो सरफेस पर इतनी फील्ड बनेगी। अच्छा, इस फील्ड के एक्सप्रेशन को ना हम थोड़ा और फॉर्म में एक अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक नई फॉर्म में भी डिराइव कर सकते हैं। इसको ना एक अलग फॉर्म में लिख रहा हूं, देखो जरा कैसे लिखते हैं। देखिए, एज जैसा कि हम जानते हैं कि सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सभी को पता है, चार्ज अपॉन एरिया, इसी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, पूरे स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है, क्यू, अपॉन में टोटल सरफेस एरिया वो कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। भाई मतलब यही हुआ ना कि क्यू चार्ज पूरे इस 4 पाई आर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है, तो एक एरिया पर कितना चार्ज होगा, चार्ज अपॉन में टोटल एरिया। मैंने इसके नीचे रखा 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 1 को क्यू से किया तो क्यू आ जाएगा, और सिग्मा को इससे मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू में आ गया सिग्मा, ब्रैकेट में 4 पाई इंटू में आर का स्क्वायर। अब मैं एक काम करता हूँ, इस क्यू को उठा के एक बार यहाँ रखता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू रखेंगे तो सिग्मा, ब्रैकेट में आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, अपॉन में आप देखेंगे तो नीचे क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, बस क्यू की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दी, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, मेरे पास रिजल्ट बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पर बनेगी वो कितनी बनेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है सरफेस के ऊपर। आप इसे भी यूज कर सकते हो, इसे भी यूज कर सकते हो। ये तब यूज करना जब आपको स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दे दी जाए, और ये आप तब यूज करना जब आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी ना दे, आपको रेडियस दे दिया जाए और क्या दे दिया जाए, चार्ज। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे भी यूज कर लो, इसे भी यूज कर लो, रिजल्ट हमेशा ही कैसा आने वाला है, बिल्कुल सेम आएगा। अब एक बात और कर लेते हैं, पहला दूसरा 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉइंट नंबर 3, यानी कि इस बार हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अब की बार मैंने बोला ये पॉइंट पी ना अंदर की तरफ लेकर के आ गया, मान लो इस जगह पर ले आया मैं इस पॉइंट पी को, इसका मतलब अब की बार जो मैं फील्ड निकालने जा रहा हूँ वो कहाँ निकालने जा रहा हूँ, इनसाइड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सरफेस पर ये जो आर है वो कैपिटल आर के बराबर था। अब अगर मैं पी पॉइंट को सरफेस के अंदर ले आऊं तो अब की बार आप बोलोगे सर अब ना आर ना कैपिटल आर से कैसा हो जाएगा, छोटा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल आर से स्मॉल आर जो है वो छोटा है। इसका मतलब जब भी आर ग्रेटर देन आर दिखे तो आउटसाइड, आर इक्वल टू आर दिखे तो सरफेस के ऊपर, और आर लेस देन आर दिखे तो समझ लेना कि सरफेस के अंदर की बात हो रही है। अब अंदर की बात करते हैं तो भाई अंदर भी अगर मुझे फील्ड निकालनी है तो उसके लिए ना मुझे अंदर भी ना एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी, ताकि अंदर का गॉसेस लॉ मैं फिर से अप्लाई कर सकूं, क्योंकि मैंने जो रिजल्ट डिराइव किया वो बाहर के लिए था। ये मत सोचना कि बाहर वाला फॉर्मूला मैं अंदर ही अप्लाई कर दूंगा, नहीं, बाहर के लिए था तो बाहर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लो, इस फॉर्मूले से सारे रिजल्ट आ जाएंगे, इस वाले फॉर्मूले से। कहां पर, आउटसाइड। अब बात कर रहे हैं अंदर की, तो जो फॉर्मूला बाहर डिराइव किया है आप उसे अंदर नहीं लगा सकते, अंदर की कैलकुलेशन अब मुझे करनी पड़ेगी, और देखते हैं अंदर कितनी फील्ड बनती है वो पता करते हैं। मैंने क्या किया, उसके लिए एक और गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी, और ये इस बार डिस्टेंस, ये वाला रेडियस कितना है, दैट इज आर। अब मैंने गॉसेस लॉ को फॉलो किया तो फाई इज इक्वल टू में मैंने लिख दिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा। अब मुझे पता है कि फाई का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू में ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में आ गया एप्सिलॉन नॉट। यहां पर भी आप चाहो तो एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लोगे, एरिया एलिमेंट डीएस जो है वो इसी डायरेक्शन में होगा। अब की बार अगर मैं यहाँ पर भी लिखूंगा तो यहाँ लिखूंगा इंटीग्रेशन में ई डॉट डीएस को लिखेंगे ई डीएस इंटू में कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। जैसा एज यूजुअल हो रहा था वैसे अगर देखें तो ई को मैं बाहर ले आता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, डीएस, और इंटू में क्या बचेगा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये चीज आ गई। अच्छा, अब मुझे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है सॉल्व कर लेते हैं अभी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये क्यू क्या है, ये क्यू है गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज एनक्लोज है, दिस इज द चार्ज क्यू। अब मैं आपसे पूछूं, बताना जरा इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है, तो आप बोलोगे सर अंदर कौन सा चार्ज है, सारा का सारा चार्ज तो स्फीयर की सरफेस पर है, वो तो गॉसियन सरफेस से बाहर है, अंदर तो उसके कोई चार्ज ही नहीं है। अंदर की तरफ कितना चार्ज है, 0। लेकिन गॉसेस थ्योरम यही कहती है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस तो कुछ है ही नहीं, वो वाला चार्ज जो है वो कितना है, 0। और जब मैं यहाँ पर वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, सरफेस एरिया। तो अब मैंने क्या किया, एरिया कभी भी 0 नहीं हो सकता,
एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आ रहा है? 0। आप जानते हैं एरिया 0 हो ही नहीं सकता, फिर भी आंसर 0 आ रहा है, तो पक्का कौन 0 होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। आप या तो ऐसे बोलो या यूं बोलो, ये पूरे का पूरा एरिया 0 के नीचे चला गया, और जैसे ही 0 के नीचे चला जाएगा तो आप कह सकते हैं कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई? 0। इसका मतलब स्फेरिकल शेल के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो कितनी बनती है? 0। मतलब उसके अंदर कोई भी फील्ड नहीं बनती। ये चीज हमने प्रूव कर दी। अब एक चीज पे ना ध्यान से देखना, मैं जरा एक इस रिजल्ट को डिस्कस कर दूं तीनों को, ध्यान से सुनना, फिर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताऊंगा आपको। बाहर की तरफ हमने फील्ड कैलकुलेट कर ली और ये बनी सेम एज पॉइंट चार्ज, और यहां पर हमने एक बात ऑब्जर्व कर ली कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड कम होती जाएगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फील्ड वैसे वैसे कम होगी। मतलब अगर ये पॉइंट पी बहुत दूर होता तो फील्ड बहुत कम बनती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बाहर की तरफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब अगर पॉइंट पी बहुत दूर है तो फील्ड बहुत कम बनेगी, पास ले आऊं तो फील्ड बढ़ जाएगी, और पास ले आऊं तो फील्ड और बढ़ेगी। जैसे जैसे पी पॉइंट पास आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, डिस्टेंस क्या होता जाएगा? कम, और करीब आने की वजह से इसका डिस्टेंस कम होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और होते होते उस टाइम पर जब ये पॉइंट पी पास आते 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 सरफेस के सबसे नजदीक यानी कि सरफेस के ऊपर आ जाएगा, उस टाइम पर जो फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी? सबसे ज्यादा। इसका मतलब सरफेस के ऊपर जो फील्ड बनती है वो मैक्सिमम बनती है। इट मींस कि ये वाली जो फील्ड बनी हुई है ना, ये कैसी फील्ड है? दिस इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल हमेशा बनेगी कहां पर? इसकी सरफेस के ऊपर, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर वाला पॉइंट ही सरफेस के सबसे ज्यादा नजदीक है। कोई सोचेगा सर और अंदर आ जाओ, अंदर का आने का कोई मतलब ही नहीं है, अंदर की तरफ फील्ड कितनी बन रही है? 0। और दूसरी चीज ये बाहर वाला है, सरफेस के ऊपर की बात है, इसका मतलब सबसे ज्यादा फील्ड अगर कोई बोले कि इस स्फेरिकल शेल की वजह से बताओ मैक्सिमम कितनी फील्ड बनेगी, तो आपको खुद ही समझ जाना है कि मैक्सिमम फील्ड निकालनी है तो वो सरफेस पर बनेगी, और आपको तब ये आर डिस्टेंस वगैरह नहीं देंगे, सीधा आप सिग्मा एप्सिलॉन नॉट डिवाइड करो, या इससे आर को रेडियस रखो, चार्ज रखो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इससे या इससे निकाल दो। दोनों ही केसेस में किसी से भी निकाल दो, फील्ड कैसी आ रही है? अच्छा, मैं आपसे बोलूं मिनिमम फील्ड कहां बनेगी, तो भैया किसी चीज की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू फील्ड के केस में कितनी हो सकती है? 0। 0 से कम फील्ड बन सकती है क्या? नहीं। नेगेटिव फील्ड का मतलब डायरेक्शन उल्टी करना है, यानी कि 0 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब सबसे कम फील्ड अगर बनेगी तो वो कितनी बनेगी? 0। और वहां वो कहां पर बनती है? इनसाइड द स्फेरिकल शेल, यानी कि चार्ज शेल के अंदर कोई भी फील्ड मौजूद नहीं होती, उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है वो कितनी बनती है? 0 बनती है। ये रही हमारे पास। अब हमें पता चल गया कि बाहर सरफेस पर अंदर कहां कहां कितनी कितनी फील्ड बनती है। तो हम एक काम करते हैं, इसका एक छोटा सा ना वेरिएशन, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर ना हम इन तीनों की रीजन की फील्ड को ना रिप्रेजेंट करेंगे, वेरिएशन दिखाएंगे कि डिस्टेंस के साथ फील्ड कैसे वेरी हो रही है। सुनिएगा जरा ध्यान से। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ना आप लोगों के सामने दो एक्सिस ड्रॉ कर दी इस तरीके से। इस वाली एक्सिस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रखूंगा ड्यू टू स्फेरिकल शेल, और इस वाली एक्सिस इसको थोड़ा सीधा बना दूं, और यहां पर मैंने क्या रख दिया? डिस्टेंस आर रख दिया। ये आर क्या है? डिस्टेंस किसका? इस पॉइंट का जहां पर आप फील्ड निकाल रहे हैं। कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। ठीक है जी, मैं इस आर को यहाँ किनारे में इस जगह पर लिख देता हूँ, आर दिख तो रहा है? ठीक है। ये पॉइंट ओ लिखा है, ये ओ का मतलब है दिस इज द सेंटर। ये इस ग्राफ में किसको दिखा रहा है? सेंटर को दिखा रहा है। अब अगर मैं उंगली यहां रखूं, तो मैंने कहा उंगली रखी है? सेंटर पर, मतलब वो सेंटर कहां पर है? इस जगह पर है। अगर मैं सेंटर से 1 सेंटीमीटर दूर आया, 1 सेंटीमीटर दूर चला गया, तो इसका मतलब है यहां से भी 1 सेंटीमीटर दूर ये जगह लिखी। इसका मतलब आप सेंटर से जैसे जैसे दूर चलते जाओगे, इसका मतलब सेंटर से वैसे वैसे दूर इस एक्सिस के ऊपर बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, जैसे मैं सेंटर से दूर चलता जाऊं चलता जाऊं चलता जाऊं चलता जाऊं, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब मैं सरफेस के ऊपर पहुंच जाऊंगा, और सरफेस के ऊपर पहुंचूंगा तो उस टाइम पर आर और आर कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो मान लीजिए वो वाली जगह यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब ये वो जगह है जो सेंटर से इतनी दूरी पर है ताकि आप कहां पहुंच जाओगे? स्फेयर की सरफेस के ऊपर। इसका मतलब ये सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस के ऊपर का पॉइंट है, तो इसके पीछे यानी कि जब आपका आर लेस देन आर होगा, तो ये वाली यहां से लेके यहां तक की जगह किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इनसाइड द स्फेयर को।
और इसके आगे जाऊंगा तो इस बार r इज ग्रेटर देन r, तो ये वाली जगह किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आउटसाइड द स्फीयर को। तो ये सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये सरफेस ऑफ द स्फीयर, ये हो गया इनसाइड द स्फीयर, और ये क्या हो गया, आउटसाइड द स्फीयर। अब बस जो जो फील्ड पता चली वो सारी इसमें प्लॉट कर दो, आंसर आ जाएगा। पता करते कैसी कैसी फील्ड पता चली भाई। सेंटर पर तो फील्ड 0 बन रही है, क्योंकि सेंटर कहाँ है, स्फीयर के अंदर। सेंटर पे क्या, पूरे स्फीयर के अंदर हर जगह पर ही फील्ड कितनी है, 0। तो आप बोलोगे सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो कोई फील्ड ही नहीं बन रही, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लेकिन जैसे ही सरफेस के ऊपर आ रहा हूँ, फील्ड एकदम से मैक्सिमम हो रही है, बहुत ज्यादा। इसका मतलब इस जगह पर फील्ड बहुत ज्यादा बन रही है, यानी कि मैक्सिमम फील्ड बन रही है सरफेस के ऊपर। तो ये मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। आप इसके आगे यूं अगर इसको मिलाते मिलाते देखेंगे तो भाई ग्राफ के ऊपर लिखा रहता है ना, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ पे 100 लिख दो। तो इसका मतलब है यहाँ पर फील्ड कितनी बन रही है, 100 बन रही है। ये मैं बता रहा हूँ बस। तो ये मैं इसको हटा देता हूँ। इसका मतलब इस जगह पर जो फील्ड बन रही है, लाइन को सीधा कर दो थोड़ा, इस जगह पर जो फील्ड बन रही है वो वाली फील्ड जो है वो कैसी है, मैक्सिमम। तो मैंने इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ई मैक्स से। मैक्स का मतलब है मैक्सिमम फील्ड बन रही है यहाँ पे। कहां पर, ये सरफेस के ऊपर की बात कर। और अगर सरफेस से बाहर निकलोगे तो फील्ड ऐसी बनेगी, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। इसका मतलब जितना दूर जाओगे फील्ड उतनी कम होती जाएगी, और ऐसे चलते चलते अब की बार ग्राफ ऐसे बनेगा, क्योंकि यहाँ की फील्ड ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। इसका मतलब आप जितना ज्यादा इससे बाहर की तरफ चलते जाओगे फील्ड उतनी ही ज्यादा क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज। तो ये आपके पास ग्राफ हो गया कि सेंटर से लेके सरफेस तक अंदर की तरफ फील्ड 0, सरफेस के ऊपर फील्ड एकदम से मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब इतनी, और उसके बाद जैसे जैसे बाहर जाएंगे फील्ड कम होती जाएगी। और जब आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच जाओगे तो आप यहाँ आर की वैल्यू इंफिनिटी रखो, आपको इंफिनिटी पर फील्ड कितनी मिलेगी, 0। किसी भी चार्ज से इंफिनिटी पर हमेशा जो फील्ड बनती है वो ऑलवेज ही कितनी बनती है, 0। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक और बात आपको बता दूं। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट सभी ने, चलिए ठीक है। अब एक ना जरूरी बात सुनना बड़े ही ध्यान से सुनना। अब आप ना अभी जैसे घर जाके या घर पर इन चीजों को जब रिवाइज करोगे ना, तो थोड़ा याद रख लेना कि कौन कौन सी जगह पर फील्ड 0 बनी थी। एक तो स्फीयर के अंदर से फील्ड 0 बन गई, और एक इससे पहले वाले पैरेलल शीट वाले केस के अंदर जब दोनों पॉजिटिव थी तब बीच में फील्ड 0 बन रही थी। जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव थी तो इधर और इधर भी फील्ड कितनी बन रही थी, 0। ये सब आपके दिमाग में रहेगा। और अगर कभी मैं आपसे पूछूं या कोई टीचर एक नंबर के सवाल में दे दे कि कोई ऐसा रीजन बताओ जहां फील्ड 0 बनती हो, तो आप आराम से ये चीजें लिख दो। या कोई बोले 2-3 ऐसे एग्जाम्पल बताओ जहां पे फील्ड 0 बनती है, तो आपको ये सारी चीजें इन्हीं में से निचोड़ करके निकालनी है। ऐसा मत सोचना कि ये किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा और आप इसका आंसर याद रख लोगे। ये यहीं से होती है, डेरिवेशन से ही चीजों को बीच में से उठा करके सवाल पूछे जाते हैं। अब एक सवाल का जवाब ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आया हुआ है, सुनना है। और आपको अभी एक होमवर्क भी दूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा। सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को जवाब पता हो तो जवाब देना। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं और एकदम से मौसम खराब हो गया और बिजली चमकने लग गई, लाइटनिंग। मैंने बताया था ना लाइटनिंग होती है, मैं बताऊंगा लाइटनिंग क्यों होती है, अभी नहीं, अगले चैप्टर में पता लगेगा। बिजली चमकने लग गई। अब बिजली जब चमकती है तो हम अपने आप को बचाने के लिए कोई सेफ जगह देख करके छुप जाते हैं वहां पर, ताकि भाई बिजली मेरे ऊपर आके ना गिरे। तो पेपर में ये सवाल पूछा हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा, पूरा क्वेश्चन है कि जब लाइटनिंग होती है यानी कि जब बिजली चमक रही होती है तो ज्यादा सेफ हम कहां पर रहेंगे? क्या किसी पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाए, वहां पर हम ज्यादा सेफ रहेंगे? या हमारे पास एक कार है, हम जिस कार से ट्रेवल कर रहे थे, या कोई भी एक कार है, हम कार के अंदर जाकर के गेट बंद करके अंदर बैठ जाएं, तो दोनों में से कौन सी वाली जगह हमारे लिए कार में सेफ रहेंगे? कार में सेफ रहेंगे भाई। और कोई जवाब देगा? और कोई जवाब देगा इसका? पेड़ के पास जाके खड़े हो जाएंगे। पेड़ के पास, ओके। तो चलो आप एक काम करो, मुझे इसका रीजन बताओ, पेड़ के पास खड़े होने में क्यों सेफ्टी है और कार के अंदर क्यों सेफ्टी है, दोनों की। सर कार में जो बिजली गिरेगी वो सारा चार्ज
चलो कोई नहीं सर, पेड़ में आ रहा सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आवाज थोड़ी कार में सर सारा चार्ज उसमें जमीन में चला जाएगा ना? कार के केस में? अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है। नहीं सर, कार के केस में नहीं जा पाएगा, उसमें तो इंसुलेटिंग है ना उसके टायर्स। भाई आपने क्लास ढंग से अटेंड नहीं करी? याद नहीं मैंने आपको बताया था कि कार के टायर के रबड़ के अंदर ग्रेफाइट मिलाया जाता है ताकि उसे कंडक्टिंग बना सके, ताकि जो भी चार्ज हो वो सारा का सारा कहाँ चला जाए? जमीन में। तो ये मत बोलो कि वो अच्छा जमीन में हाँ नहीं सर, है। याद आ गया, याद आ गया। अच्छा चलिए अब मैं इसका याद आ जवाब गया देता सर। हूँ। ओके ओके, अब सुनो ध्यान से जवाब इसका। देखो इसका जवाब ना कुछ आपको इस चैप्टर में क्लियर होगा और कुछ अगले चैप्टर में पूरी ही बात समझ में आएगी, लेकिन वहां अलग कंसेप्ट से पढ़ेंगे। इसमें हम फील्ड पढ़ रहे हैं, पूरे चैप्टर में ही फील्ड पढ़ेंगे, और अगले चैप्टर के अंदर ज्यादातर चैप्टर में हम पोटेंशियल पढ़ेंगे। पोटेंशियल भी इन बातों का जवाब देता है अलग तरीके से, और वो भी सही से। सुनिए एक बात मैं आप लोगों को बता दूं क्लियर कट वे में। अगर मान लो ये एक स्फेरिकल शेल है और ये कंडक्टर से बना हुआ है, इस कंडक्टर के एक किनारे पर अगर आप चार्ज दोगे, तो आपको याद है मैंने कहा था कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो सारे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं और कंडक्टर चार्जेस को फ्लो होने देता है, तो ये सारे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर, हर जगह पर बराबर 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 फैल जाते हैं। एक चीज, दूसरी बात बड़ी ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि मैं आपको ठीक से बता रहा हूँ इस चीज का लॉजिक। हमारी बॉडी भी एटम से मिलकर के बनी है और उसके अंदर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट वाली किसी वायर को टच करते हैं तो करंट कब बनता है? जब क्या चलते हैं? चार्जेस चलते हैं ना, तब बनता है करंट। चार्ज के चलने से क्या बनता है? इलेक्ट्रिक करंट बनता है। और इलेक्ट्रिक करंट वायर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं तो उनसे इलेक्ट्रिक करंट बन रहा होता है। जैसे हम करंट वाली तार को पकड़ते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी में भी घुस सकते हैं, या हमारी बॉडी के अंदर के ही इलेक्ट्रॉन जो रुके हुए वो एकदम से चलना शुरू कर सकते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन चलने शुरू हो जाएंगे ना हमारी बॉडी के अंदर भी, अगर चल गए तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, हमें करंट लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलता है तो क्या बनता है? करंट बनता है। अभी आपके घर में बिजली आ रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पंखा चल रहा होगा, लाइट जल रही होगी, तो आपके घर में जो वायरिंग है, जो वायर है, उन सभी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहा है। जैसे ही बिजली चली जाएगी, इसका मतलब यूं समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन का चलना क्या हो गया? बंद। यानी कि जो इंसान भी इलेक्ट्रॉन को चला देगा, मूव करा देगा ना, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए क्या लगना चाहिए? उसके ऊपर फोर्स, और फोर्स हमें लगाना आता है। एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। एक चार्ज बॉडी लाओ, इलेक्ट्रॉन के पास रख दो और वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, और चलेगा तो क्या बनेगा? करंट बनेगा। तो एक करंट बनाना हमने सीख लिया, मतलब ऐसे ही बनता है। और इसी बेसिस पे हमारा चैप्टर नंबर 3 है, उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए क्योंकि अभी हम रुके हुए चार्जेस की स्टडी कर रहे हैं, और जब रुके हुए चार्जेस के बारे में जान लेंगे तब सीखेंगे कि चलते हुए चार्जेस क्या क्या इफेक्ट दिखाते हैं और चार्जेस को चलाया कैसे जाता है। अब सुनिए ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बॉडी में भी चार्ज है, लेकिन उन चार्जेस के ऊपर अगर फोर्स लगेगा तो वो चार्ज चलेंगे, और चलेंगे तो मुझे क्या लगेगा? शॉक लगेगा। समझिएगा ध्यान से, ठीक है? शॉक लगेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि हमें ना अपने चार्जेस के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर ना इलेक्ट्रॉन जो हमारे अंदर है उनको चलने से रोकना है, और वो तब चलेंगे जब उनके ऊपर फोर्स लगेगा। और फोर्स तब लगेगा जब हमारी बॉडी या हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं है तो भैया फील्ड जहां नहीं है वहां फोर्स भी नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो हमारी बॉडी के चार्ज नहीं चलेंगे, चार्ज नहीं चलेंगे तो करंट नहीं बनेगा, करंट नहीं बनेगा तो हमें शॉक नहीं लगेगा। तो जैसे अगर बिजली चमकती है तो बिजली चमकने का मतलब ऊपर से ना चार्ज फ्लो करते हुए जमीन पर आते हैं, इसी को कहते हैं बिजली का चमकना। चार्जेस बादल में इकट्ठा हो जाते हैं और वो सारे चार्ज फ्लो करके कहां पर आते हैं? जमीन पर, और चमकते हुए नीचे की तरफ आते हैं। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में मिलता है ना, तो मिलते ही ना एकदम से स्पार्क प्रोड्यूस होता है। आप अपने घर के अंदर जो दो सॉकेट होते हैं ना, जो दो इसके अंदर आप प्लग लगाते हो टीवी चालू करने के लिए, मोबाइल चार्जर, उनकी दो वायर निकाल के टच करके देखना, चिंगारी से निकलेगी, पता लग जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव टच करते हैं तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो जब बिजली चमकती है, नीचे आकर के यहाँ गिरती है, तो इसका मतलब बहुत सारा चार्ज नीचे आ रहा है, और आप अगर चमकती हुई बिजली के आसपास में भी खड़े हो तो इतना सारा चार्ज बहुत खतरनाक फील्ड बनाएगा, और वो खतरनाक फील्ड आपके बॉडी के अंदर के चार्जेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से आपके बॉडी के चार्ज एकदम से क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। और मूव करेंगे और अगर चलेंगे तो भाई इलेक्ट्रिक करंट लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, और ऐसे केस में इंसान की डेथ हो जाती है। तो आपको बचना है तो इसके लिए आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां पर नेट फील्ड कितनी बने? 0। तो आप ना पेड़ के नीचे खड़े रहोगे ना तो वो सेफ नहीं है, क्योंकि पेड़ के नीचे खड़े रहने का मतलब है कि आप ना इजी पाथ प्रोवाइड कर रहे हो बिजली को आसानी से आप तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर आप कार में जाकर के बैठ जाते हो और एक पल के लिए मान लेते हैं गाड़ी के टायर से चार्जेस फ्लो नहीं हो रहा जमीन में, मान लेते हैं,
तो चार्जेस कहाँ जाएगा, पूरी की पूरी गाड़ी की जो मेटालिक बॉडी है उसके ऊपर पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी तरीके से। अब ये चीज खाली ऐसा मत सोचना कि स्फेरिकल शेल के अंदर ही फील्ड जीरो होती है, कोई भी कैसी भी शेप ले लो, अगर उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज मौजूद है तो अंदर हमेशा हर हालात में नेट फील्ड बनेगी, अगर वो पूरी की पूरी सरफेस जो है वो कैसी है, बिल्कुल क्लोज है, चाहे उसकी शेप कैसी भी क्यों ना हो। मैं इस चीज को बताऊंगा अगले चैप्टर में कि कैसी भी शेप हो तो भी अंदर फील्ड बनती है, लेकिन यहाँ पर हम गॉसेस लॉ के हिसाब से समझ रहे थे, इसलिए गॉसेस लॉ हम आराम से अप्लाई कर सके, इसलिए हमारे सिलेबस के अंदर स्फेरिकल सरफेस को डाला गया है, बाकी उल्टी सीधी सरफेस नहीं डाली, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे उसके बारे में। तो कार के ऊपर अगर बिजली चमकती है और उसके ऊपर बहुत सारा चार्ज आता भी है ना, तो सारा का सारा चार्ज ना कार की बॉडी के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर सारा चार्ज ऊपर की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज जिस सरफेस के ऊपर है उसके बाहर तो फील्ड बनेगी, लेकिन उसके अंदर जो फील्ड बनती है वो कितनी बनती है, जीरो। और अगर अंदर फील्ड जीरो बनेगी तो आपकी बॉडी के ऊपर जितना भी चार्ज है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फील्ड कितनी है, जीरो। और अगर फोर्स नहीं लगेगा तो चार्जेस नहीं चलेंगे, चार्ज नहीं चलेंगे तो करंट नहीं बनेगा, और करंट नहीं बनेगा तो हमें शॉक नहीं लगेगा। इसीलिए इस बात का वो ख्याल रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी बिजली चमकती है तो ना हमें ओपन प्लेस में जाके नहीं खड़ा होना, किसी भी घर के अंदर आप रह सकते हैं, या फिर आपके पास जो गाड़ी है, बस है, तो ऐसी चीज जो क्लोज है आप उसके अंदर जाके रह सकते हैं, जो भी चार्ज होगा वो सिर्फ कार के ऊपर ऊपर आ जाएगा, अंदर की तरफ आप ऑलवेज कैसे रहेंगे, बिल्कुल सेफ रहेंगे। अब इन सवालों के जवाब इन्हीं डेरिवेशन से ही मिलते हैं, इनसे रिजल्ट मिलता है, हम उसे अप्लाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, अभी ऐसे और भी क्वेश्चन है जो मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। एक जरूरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी के मुताबिक अगर देखा जाए तो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है, फिनिश, पूरा फिनिश हो गया। अब इसमें कोई चैप्टर कुछ भी टॉपिक नहीं बचा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो टॉपिक इसमें दे रखे थे मैंने वो सारे करा दिए, एक्स्ट्रा भी कराए, वो एक्स्ट्रा वो कराए जो पेपर में आ रखे, लेकिन बुक का लास्ट टॉपिक आप देखोगे तो वो यही है। इसके बाद एक टॉपिक दिखता है किताब के अंदर, वेन डी ग्राफ जनरेटर, वो शायद इसमें नहीं है, अगले मैं बता दूंगा, लेकिन ये चैप्टर यहीं पर फिनिश है, एकदम खत्म। अब ये चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन इसके अलावा ना एक टॉपिक ऐसा है जिसका न्यूमेरिकल हमारी किताब में दे रखा है। तो न्यूमेरिकल हमारी किताब में दे रखा है तो उससे रिलेटेड एक डेरिवेशन है जो बुक में दी नहीं गई है, लेकिन वो एग्जाम में पूछी जा सकती है और पूछी गई भी है एक दो बारी पहले कभी। तो मैं आप लोगों को वो डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर खत्म हो गया तो बस अब कल से अगला चैप्टर स्टार्ट करूं और फटाफट सिलेबस निपटा दूं। मैं अभी 1 या 2 क्लासेस लूंगा, या मैं भी कोशिश करूंगा 2 या 3 ही क्लासेस लूं। इन 2-3 क्लासेस के अंदर अब हम सिर्फ और सिर्फ ना क्वेश्चंस और आंसर पे ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं एक टॉपिक कराऊंगा, वो एक टॉपिक किताब में नहीं दे रखा बट पेपर में पूछा जा चुका है, तो इस वजह से मैं उसे डिस्कस करूंगा। और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा अगली क्लास में और उसकी अगली क्लास में, और फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, दिस इज चैप्टर नंबर 2। बट आज आप लोगों का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब आप लोग अगली क्लास में जब आएंगे तो भाई सारे के सारे टॉपिक्स ढंग से पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और एक डेरिवेशन भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी की चीजें जिनको कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं।